Chapter 7 Diversity in Living Organisms. Living organisms are diverse. What do you mean by this word diverse? Unlimited variety. And when there is unlimited variety, for example, there are 5,000 types of butterflies. तो 5,000 अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई फैमिलीज को कैसे हम स्टडी करेंगे? देर आर 30 टाइप्स ऑफ मंकीज. मंकी है, लेकिन चिंपैंजी अलग, ओरंगुटन अलग, लेमुर अलग, इंडियन अलग, अफ्रीकन अलग. देयर सो मच वेराइटी. देर आर 300 स्पीसीज ऑफ सीरियल्स, गेहूं, ज्वार, बाजरा, आते. तो इतना वैरायटी है लाइफ में दैट टू स्टडी इट वी नीड टू क्लासिफाई. एंड व्हाट इज क्लासिफाई? क्लासिफाई का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज. जैसे कबर्ड के अंदर हम कपड़े ऑर्गेनाइज करते हैं शेल्फ पे, घर ना, बाहर ना, स्कूल ना, अंदर ना, बाहर ना, whatever, लगन ना, नवरात्रि ना, ठंडी ना, गर्मी ना. तो वी ऑर्गेनाइज आवर कबर्ड एंड द क्लोथ्स. सिमिलरली किचन में स्पून इधर, कांटे इधर, थाली इधर, वाटका इधर, तपेली इधर, खाने का चीज इधर, चाय कॉफी इधर. दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन. वॉट टू कीप वेयर, what to keep with what. 99% घर में चाय और कॉफी जहां रखते उसके बाजू में शक्कर रखते, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड इन द मॉर्निंग टूगेदर. बट जहां चाय, कॉफी और शक्कर है वहां नींबू मिलेगा? नहीं, नींबू कहीं और मिलेगा. જ્યાં બટેટા રાખ્યા હશે એની બાજુમાં જ કાંદા મળશે, બટેટા ફ્રીજમાં નહીં મળે. તો this is called organization. And in this chapter we are going to learn who organized life on the planet. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको किसने ऑर्गेनाइज किया. These 3 paragraphs you have to read on your own from textbook. It does not have any great information. The main chapter starts from here. Topic 7.1, the basis of classification. Once again, for a second I'm going back to my wardrobe. वार्डरोब में जब क्लासिफाई करना होता है कबर्ड में, तुम्हारे पास 6 शेल्व्स है. द बेसिस ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोथ्स इज स्कूल क्लोथ्स, होम क्लोथ्स, आउटसाइड क्लोथ्स, पार्टी शार्टी एंड ऑल दैट. ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा बेसिस है टॉप्स एंड बॉटम्स. पॉप्स नहीं, टॉप्स एंड बॉटम्स. सारे टॉप साथ में होते, सारे बॉटम साथ में होते. पैंट, शॉर्ट्स, शर्ट, टी शर्ट अलग. तीसरा ऑप्शन है वेदर के हिसाब से, ठंडी ना, गर्मी ना. कलर के हिसाब से બધા બ્લેક અહીંયા, બધા વ્હાઇટ અહીંયા, પિંક અહીંયા, બ્લુ અહીંયા. બટ ડુ યુ થિંક કલર ઇઝ અ ગુડ ચોઇસ? नो. पिंक शर्ट एक ही है, ब्लू शर्ट एक ही है, येलो शर्ट एक ही है. तो क्या अलग अलग थप्पी करोगे? यू कैन नॉट डिवाइड योर क्लोथ्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज. बट क्राइटेरिया हो तो सकता है. थिंक, दुनिया में ऐसा कौन है जो कलर के बेसिस पे कपड़े क्लासिफाई करता है? कोई आंसर आ रहा है दिमाग में? कौन ऐसा है जो कलर के बेसिस पे कपड़े क्लासिफाई करता है? शाहरुख खान. उसके पास इतने कपड़े और उसका हमेशा चॉइस होता है कि आज येलो ही पहनना है, और येलो में 5 ऑप्शन होते हैं उसके. और या फिर पैंटलून्स जैसी शॉप,
who have so much clothes that they can organize on the basis of color. So I'm not saying organizing on the basis of color is wrong, but is that a practical basis? वैसे कहानी शुरू होती है, what is the basis of classifying life on the planet? Everybody tried, many scientists tried classifying their life on the planet. सबसे पहले कोशिश की एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्ड, लैंड, वाटर, एयर. तो एरिस्टोटल का क्राइटेरिया था प्लेस ऑफ लिविंग. इफ दे लिव ऑन लैंड दे आर वन फैमिली, इफ दे लिव इन वाटर दे आर अनदर फैमिली, इफ दे लिव इन एयर दैट्स द थर्ड फैमिली. बट टॉर्टोइस कैन लिव इन वाटर ऑल्सो एंड लैंड ऑल्सो. उसको कहां डालोगे? बर्ड्स ऑफ कोर्स दे कैन लिव इन लैंड एज वेल एज एयर. तो उसको कहां रखोगे, लैंड में कि एयर में? पेंगुइन्स कैन लिव इन लैंड एंड वाटर. तो ये क्लासिफिकेशन में दम नहीं था. इट्स वेरी बेसिक. This was not a great idea because whales and starfish are both living in water but very different from each other. How can you put a whale and a starfish in the same family? कुछ तो एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन होना चाहिए. Therefore, we need to decide characteristics on the basis of which we want to classify. क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया स्ट्रांग होना चाहिए, क्राइटेरिया लॉजिकल होना चाहिए, देन दैट क्लासिफिकेशन इज करेक्ट. एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक मीन्स अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन. फॉर्म और फंक्शन पे ध्यान दो. फॉर्म, फंक्शन. इज अ बटरफ्लाई same as a sparrow? Yes and no. They both fly. Yes. But butterfly does not have feathers and sparrow does not have microscopic eggs. तो similar भी है, अलग भी. Function and form are different. They both fly, they have wings, तो function same है, but the form of bird wings is feather, जबकि बटरफ्लाई के पास feather नहीं होता है. So फ्यूचर में प्रोग्रेस आया, more and more scientists came and they finally found out the top 5 bases of classification. They found out the top 5 bases of classification. Let's look at the textual paragraph one by one. The first basis, एक तो टेक्स्ट बुक इज सो बैडली रिटन, डायरेक्ट तो कुछ बताएंगे ही नहीं, 50,000 स्टोरीज बना के छोड़ देंगे. तो स्टोरी नंबर 1, basis of classification number 1, a eukaryotic cell has membrane bound organelles including nucleus which allows cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other. Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in a very different ways. This would have an effect on every aspect of cell design. Further, nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized functions. Therefore, this is basic characteristics of classification. कोई स्कोप ही नहीं है कि तुमको पता चले कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कहना क्या चाहते हैं. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेल टाइप, एंड सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है. दैट्स व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग. पैराग्राफ ये कहता है कि यूकैरियोटिक सेल में
डीएनए है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब हमने किया है। इतना लोडेड सेल है कि वो बहुत डेवलप्ड है। कैन यू पुट अ नॉन लोडेड सेल इन द सेम फैमिली? नो। अ नॉन लोडेड सेल मतलब प्रोकैरियोटिक, जिसमें ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना क्रोमोसोम है। इट्स वेरी प्रिमिटिव। सो वेन यू स्टार्ट क्लासिफाइंग लाइफ, तुम्हारे सामने 5,000 नाम है एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, फंगस, सबके। तो सबसे पहली चीज तुम पूछोगे, न्यूक्लियस है? यूकैरियोटिक में जाओ। न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक में जाओ। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2, डू द सेल्स अगर सिंगली और आर दे ग्रुप्ड? सिंगल सेल है या ग्रुप्ड है? एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजिबल ग्रुप? Cells that group together to form a single organism use the principle of division of labor. In such a body design, all cells would not be identical. Instead, groups of cells will be carried out specialized functions. This makes a very basic distinction in the body design of organism. As a result, an amoeba and a worm are different in their body design. Again, कहानी तो बता दी, क्राइटेरिया नहीं बताया। The criteria is unicellular और मल्टीसेल्यूलर। तो जब पहला सवाल पूछा था प्रोकैरियोटिक हो तो लेफ्ट में जाओ, यूकैरियोटिक हो तो राइट में जाओ। फिर दूसरा सवाल पूछा प्रोकैरियोट्स को, आप यूनी हो के मल्टी? सारे के सारे 100% यूनिसेल्यूलर। वेरी गुड, दे आर फिट टू बी अ ग्रुप। बट यूकैरियोटिक में पूछा तो आधे जन ने आवाज आई हम यूनिसेल्युलर है, बाकी के आधे जन ने बोला हम मल्टीसेल्युलर है। तो डिवीजन हुआ। जैसे ઘરના કપડા, બહારના કપડા, અને બહારના કપડાની અંદર tops and bottoms. So the second basis of classification is whether the organism is unicellular or multicellular. Third basis, डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? फिर सवाल पूछा, क्या आप अपना खाना खुद बना सकते हो? मतलब आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो तो एक ग्रुप में, और नहीं कर सकते तो दूसरे ग्रुप में। और ये दो ग्रुप्स का नाम है, पहले तो क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे तुम अपना खाना ऑब्टेन करते हो? खुद बनाते हो, ऑटोट्रॉपिक, किसी और को खाते हो, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक आर प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। बट बाकी की पूरी दुनिया हेट्रोट्रॉपिक है, जैसे कि सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। सो दैट्स कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्राइटेरिया, बॉडी डेवलपमेंट, बॉडी पार्ट्स है कि नहीं, फंक्शंस क्या है एक्सेट्रा। सो इसके बाद वो 5 पार्ट तो सब हेजी हो जाता है, बट ओवरऑल यू गॉट एन आइडिया दैट इफ यू आस्क करेक्ट क्वेश्चंस you get correct answers. The first question to ask is, do you have a nucleus or not? Eukaryotic, prokaryotic. Are you unicellular or multicellular? Unicellular, multicellular. Can you do photosynthesis or not? Yes, no. And then you keep dividing and keep dividing and keep dividing, and finally the world has got concrete structure for classifying living organisms. आज की तारीख में कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको हम अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये प्रेसी नोट्स के अंदर छपा हुआ है, इसको बाय हार्ट करो तो ये पूरा पैराग्राफ का समरी है। आइदर यू आर यूकैरियोट और यू आर प्रोकैरियोट। इफ यू आर यूकैरियोट, यू हैव अ न्यूक्लियस, यू हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यू कैन बिकम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट इफ यू आर प्रोकैरियोट,
You don't have a nucleus, you don't have nuclear membrane, and you are always unicellular. Then, if you are unicellular compared to multicellular, unicellular will always have single cell, no division of labor, and all cells are identical and do same functions. Example, amoeba. दुनिया के सारे अमीबा सेम, सबका खाना सेम, सबका लुक सेम, डीएनए सेम, everything is same because they are unicellular. But multicellular, different types of many cells live as a combined unit. There is division of labor जो यहाँ पे दिखता नहीं है, and all cells are different from each other. We are multicellular, and my skin cell is different from my nail cell, is different from my hair cell, is different from my bone cell. तो सारे cells अलग हैं, सबका काम अलग है. फॉर एग्जाम्पल वर्म, तो अमीबा और वर्म को टेक्स्ट बुक में कंपेयर किया है कि एक यूनी और दूसरा मल्टी, देयरफॉर उनको सेम ग्रुप में नहीं डाल सकते. एंड अनदर क्राइटेरिया इज, क्या आप अपना खाना खुद बनाते हैं तो आप ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक, या फिर आप हेट्रोट्रॉपिक है, यू कैन नॉट मेक योर ओन फूड. दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. Next discussion, classification and evolution. ये है evolution. What is evolution? Evolution means one organism over a period of millions of years becomes another organism. कैसे, वो फिलहाल नहीं समझेगा, बट कॉन्सेप्ट याद रखो. Evolution, it's a very slow change from a bacteria to a worm to a fish to a shark. But some fish become stingray, or some fish becomes crocodile. Once crocodiles came on the planet, some crocodiles became rats, some became rhinos. Some rats started to climb tree and became monkeys. Some monkeys became chimpanzee, some monkeys became orangutan, and some monkeys finally got converted to an ape man, and ape man से आया modern man. This is us, and we are a part of evolution. We have literally come from some bacteria over a period of millions of years. और ये evolutionary process को classification के साथ जोड़ दो तो it becomes very meaningful. So let's see what the textbook is trying to tell us in this paragraph 7.2. Classification and evolution. All living things are classified on the basis of design in form and function. दिखता कैसा है और काम क्या है. Design and function. So design of this pen is long, cylindrical, and function of this pen is only to write on the electronic board. Design of both this is similar, but function में जमीन आसमान का फर्क है. एक मोबाइल फोन है और एक रिमोट है एसी का. सो डिजाइन एंड फंक्शन, कभी डिजाइन सेम फंक्शन अलग, कभी फंक्शन सेम डिजाइन अलग, चलते रहता है. Characteristics which came earlier in time are more basic. ये एक ट्रूथ स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ. 1 2 3 4 5 6 में जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा. ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट. दिस इज द फैक्ट. Characteristics which came earlier are more basic.
and characteristics which came later are more complex. ये रहा इवोल्यूशन. और ये इवोल्यूशन में बैक्टीरिया का जो भी कैरेक्टरिस्टिक था जो पहले आया था उसको हम बेसिक गिनेंगे, बट हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीच, दिस इज सो मॉडर्न, दिस इज सो लेटेस्ट कि पूरे प्लेनेट पे करोड़ों ऑर्गेनिजम्स में से द पावर ऑफ स्पीच इज ओनली विथ अस. वी आर एट द हाइएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ एवोल्यूशन एंड दिस वेयर द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एवोल्यूशन. तो जो फीचर पहले आए वो बेसिक थे, धीरे 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 जो लास्ट में आए वो कॉम्प्लेक्स होते गए. क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. यहां पे देखो ये एक रैंडम ड्राइंग है बट फिर भी दिखता है. इवोल्यूशन ड्रॉ करो तो ग्रुप्स दिखते हैं. दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिश. दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्वेटिक स्मॉल क्रीचर्स. This is a group of some worms. This is a group of all the monkeys. This is the group of all mammals. इसमें rat, raccoon, cat, dog और lamb है. And this is a group of rhinos, alligators, etc. And this is a group of birds, parrot, sparrow, peacock, बतख, duck, etc. तो इवोल्यूशन देखोगे तो ग्रुप्स दिखेंगे और ग्रुप्स बनाने का मतलब है क्लासिफिकेशन. So, classification depends on evolution. What is evolution? उसका पहली बार technical definition पढ़ो. Evolution means accumulation of changes in body design that allows the organism to improve and survive better. This makes one organism convert into another. जब एक organism दूसरे में convert होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता क्योंकि ज़रूरत थी. And that change जो अच्छे के लिए हुआ है that is called evolution. Charles Darwin was one of the greatest scientists who discovered evolution. तो चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व करके बोला कि इवोल्यूशन नाम का कुछ तो होता है जिसमें एक स्पीसीज दूसरी बन जाती. And in 1859 he wrote a book called The Origin of Species and gave the idea of evolution to the planet. अब when classification combines with evolution, it's a perfect jodi and we start to realize the correctness of biology or how science works. We realize that few groups who came first and few groups came later. Here, the group of monkeys came much later than the group of fish. इस planet पे सबसे पहले fish आई थी, monkey नहीं. We also realize that few have basic body design and few have complex design. आँख, नाक, कान, मुंह कुछ नहीं है इसके पास. आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन, ब्रेन कुछ नहीं है बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म. कंपेयर इट विद अस, हमारे पास सब कुछ है. देयर इज अ बिग डिफरेंस. सम आर बेसिक, सम आर कॉम्प्लेक्स. द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें कंपेयर करना है कि कौन लोअर और कौन हायर. तो अगर ये लोअर है तो ये हायर है, बट अगर मैं इनको लोअर गिनता हूं लोअर तो उसके कंपैरिजन में ये हायर है. सो हमेशा सवा शेर होता है अपने सिर पे. somebody is lower, somebody is higher in the hierarchy. Means somebody is simple body design, somebody has complex body design. Older versions are simpler. पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म सिंपल थे बट जो नए आए हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. और सबसे नया कौन है इस प्लेनेट पे? द न्यूएस्ट स्पीसीज, द मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज इज अस, ह्यूमन बीइंग. ये सेकंड डिस्कशन था. तुमने 2 डिस्कशन देखे, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, दैट्स ऑल.
कोई क्वेश्चन आंसर इसमें से नहीं आएगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो ऑफ द वर्ड्स क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन एक्सेट्रा. नाउ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन जब शुरू हुआ तब बहुत कैजुअली लेते थे कि हाँ भाई कपड़ा अच्छे ने गोठवसु. एक भिखारी अपने कबर्ड में कपड़े गोठवता नहीं है, क्योंकि उसके पास कबर्ड ही नहीं है, और कबर्ड है तो उसमें कचरा भरा हुआ है, उसके पास 4 शर्ट 5 पैंट नहीं है, वो एक ही जोड़ी में जिंदा रहता है. बट जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे कपड़े आएंगे, और जितने ज़्यादा कपड़े आएंगे वो सीरियस होता जाएगा दैट नाउ आई हैव टू क्लासिफाई. सो दिस इज द फेज वेयर द वर्ल्ड गॉट सीरियस. द वर्ल्ड टुक क्लासिफिकेशन सीरियसली, और उसका साइंस में बहुत सारे बेनिफिट दिखने लगे. लेट्स सी 7.3 हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स. So who became first time serious about classification? Aristotle tried. But कैसा था? Life is divided into 3 parts. Organisms who live on land, water and air. हो गया. No, science is not that simple. Ernst Haeckel in 1894 started proper classification. उसके बाद Robert Whittaker came, and Robert Whittaker in 1959 improved the classification and proposed 5 kingdoms. तो Whittaker सबसे बड़ा मास्टर ब्लास्टर है, उसने 5 किंगडम बनाए. The names are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. पुराने नाम है इसलिए बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिख सकते. 5 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया. फिर आया कार्ल वूज 1977 में. उसने कहा कि मोनेरा के अंदर 2 पार्ट्स है, तुम पूरे मोनेरा को सेम नहीं बता सकते. ही डिवाइडेड मोनेरा इनटू आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्क बैक्टीरिया का पेट नेम आर्के और यू बैक्टीरिया का पेट नेम जस्ट बैक्टीरिया. ये पूरा बाय हार्ट करना और कुछ ही. सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल, फिर रॉबर्ट विटेकर, फिर कार्ल वूज. अर्नस्ट हैकेल started serious classification, Robert Whittaker improved and gave the 5 kingdoms, and Carl Woese divided further the first kingdom of Monera into Archaebacteria and Eubacteria. अब हर किंगडम के नीचे उसके सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स हैं. इट्स लाइक अ चार्ट. तो क्या है किंगडम इज मेड अप ऑफ व्हाट, वो यहां से पता चलता है. किंगडम इज मेड अप ऑफ फाइलम्स. हर किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम्स है या डिवीजन, जो बोलो वो दोनों सेम है. हर फाइलम के नीचे क्लास है अलग अलग. हर क्लास के अंदर ऑर्डर है, हर ऑर्डर के अंदर फैमिली है, हर फैमिली के अंदर जीनस है, और हर जीनस के अंदर स्पीसीज. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. हायरार्की मतलब लेवल्स, जैसे सीईओ, और सीईओ के नीचे चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर के नीचे जनरल मैनेजर, के नीचे मैनेजर, के नीचे एसोसिएट, के नीचे एग्जीक्यूटिव, के नीचे चपरासी. लेवल होता है, वैसे ये लेवल है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. व्हाट इज अ स्पीसीज, उसका डेफिनेशन पूछा जाए. स्पीसीज इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीसीज के पार्ट्स नहीं होते. स्पीसीज इज द लास्ट ग्रुप जिसके फर्दर पार्ट्स नहीं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टूडेंट्स, ये छोटा ग्रुप है कि बड़ा? ये बहुत बड़ा ग्रुप है. करोड़ों
बच्चे इसके अंदर है, बट देन यू डिवाइड इट फर्दर। अरे भाई जाने यार, डिवाइड इंडियन स्टूडेंट्स इनटू स्टेट वाइज, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। तो सब ग्रुप, गुजरात के अंदर अहमदाबाद के स्टूडेंट्स अलग, राजकोट के अलग, बड़ौदा के अलग, सारी सिटीज के अलग अलग। अहमदाबाद के अंदर निर्माण के स्टूडेंट्स अलग, सेंट कबीर अलग, एशिया अलग, नारायण गुरु अलग। निर्माण के अंदर 8 स्टैंडर्ड के अलग, 9 स्टैंडर्ड के अलग, 10 स्टैंडर्ड के अलग। 8 स्टैंडर्ड में बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। बॉयज में रैंकर्स अलग और डब्बे अलग। बट ये कहीं तो स्टॉप होगा। जहां पे ये क्लासिफिकेशन स्टॉप होता है, दैट्स कॉल्ड स्पीसीज, द लास्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, which is the most basic unit of classification. And species means a group of organisms which can reproduce among themselves. तुम्हारे सामने एक ब्लू बटरफ्लाई है और एक रेड बटरफ्लाई है, तो ये सेम स्पीसीज है कि नहीं वो देख के नहीं बता सकते। वो ऐसे पता चलता है कि क्या ये दो बटरफ्लाई नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर सकते हैं मिल के, अंडे देके, तो ये सेम स्पीसीज है। और अगर नहीं कर सकते या नहीं करते तो ये अलग स्पीसीज है। तो पहले लगता था कि हमारा प्यारा मोर और उसके साथ घूमने वाली ढेल अलग अलग बर्ड्स है, बट बाद में पता चला कि मोर और ढेल दिखते अलग है बट है सेम स्पीसीज, क्योंकि वो दोनों मिलके बच्चे पैदा करते। सो व्हाट डिड वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चलने भाई टॉपिक 7.3 टॉपिक में हमने देखा विच साइंटिस्ट इन विच ईयर सेड व्हाट, एंड व्हाट इज द सब डिविजन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज, और स्पीसीज का बेसिक एक्सप्लेनेशन। इसको याद कैसे रखोगे? किंग फिलिप, राजा फिलिप केम ओवर मतलब घरे पधार्या फॉर ग्रेट सेवपुरी। हाँ, मेरी मम्मी बहुत मस्त सेवपुरी बनाती है और उसने एक बार किंग फिलिप को इनविटेशन दे दिया था और वो घर आके सेवपुरी खा के गए थे। सो किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रेट सेवपुरी मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। लेकिन अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो डिवीजन फाइलम की जगह, माइनर पॉइंट। ओके, नाउ द चैप्टर becomes divided completely. No more discussion, no more concept, no more explanation. Pure memory power. जो लिखा है वो याद है, जो याद है वो एग्जाम में लिखा है, जो एग्जाम में लिखा है उसके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से शॉर्ट नोट शुरू होता है, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दिस समरी 2 times so you remember it. I will send you Pressy notes, बट सीधा पूछेंगे शॉर्ट नोट ऑन मोनेरा। सो मोनेरा इज अ किंगडम, द फर्स्ट किंगडम, और जितना भी टेक्स्ट बुक में नॉलेज है वो तुम्हें पेपर पे लिख देना। सो लेट अस डू द फर्स्ट किंगडम, मोनेरा। टेक्सचुअल पैराग्राफ और समरी सेम है, सो आई एम गोइंग टू रीड द समरी बिकॉज द लैंग्वेज इज सिंपल। मोनेरा ग्रुप के पास न्यूक्लियस नहीं है। Organs like endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, chloroplast, lysosome, ribosome, vacuole कुछ नहीं। Multicellular design नहीं है, and therefore they are called prokaryotic. Pro comes from the word primitive. Yes, they are unicellular, sometimes with cell wall, sometimes without cell wall.
दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक, दे कैन बी हेट्रोट्रॉपिक ऑल्सो। मतलब अपना खाना खुद भी बनाते हैं और उसी ग्रुप में कुछ मेंबर्स है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एंड एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एनाबीना। क्या लिखा है यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और दो फोटो है उसके अंदर एनाबीना एंड माइकोप्लाज्मा। फिर क्या लिखा है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक, दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक ऑल्सो, they have cell wall, sometimes they don't have cell wall, mostly they are unicellular, they do not have multicellular body designs। इतना इंफॉर्मेशन बाय हार्ट करके लिखो तो तुमने मोनेरा किंगडम के बारे में सक्सेसफुली लिखा है। नाउ इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इन माय लैंग्वेज मोनेरा क्या है, मोनेरा किंगडम सर्च करके इमेजेस देखो तो पता चल जाएगा। मोनेरा किंगडम मीन्स बैक्टीरिया। दीज आर ऑल फोटोग्राफ्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है, बट अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल है। सो मोनेरा इज अ किंगडम फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। दैट्स मोनेरा। शॉर्ट नोट नंबर 2 मतलब किंगडम नंबर 2, एंड किंगडम नंबर 2 is called Protista. So some organisms have been put in this kingdom. Why? मोनेरा की तरह प्रोटेस्टा भी यूनिसेलुलर है, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज इनके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस होने की वजह से दे आर यूकैरियोटिक। So entire first kingdom is prokaryotic, Protista is eukaryotic but still unicellular. They have some appendages like cilia or flagella to move. मोनेरा किंगडम में कोई मूव नहीं करता, बट प्रोटिस्टा किंगडम के बैक्टीरिया जो है उनके बॉडी के ऊपर फ्लैजेला है, और या फिर छोटे छोटे बाल है, सीलिया, एंड दिस सीलिया एंड फ्लैजेला help the organism to move. The mode of nutrition can be autotrophic or heterotropic. मतलब ये लोग खुद का खाना खुद बना भी सकते हैं और कुछ मेंबर्स है जो नहीं बना सकते। And the examples of Protista kingdom is unicellular algae, diatoms, protozoans, amoeba, paramecium and euglena. That's all. This is a short note on Protista. जितना इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में है उतना याद रखो। लेट मी शो यू प्रोटिस्टा किंगडम। यू सॉ द फोटोग्राफ्स ऑफ मोनेरा। प्रोटिस्टा किंगडम में फोटोग्राफ्स विल चेंज एंड यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स। ये देखो नंबर 4 लॉन्ग टेल कॉल्ड फ्लैजेलम, जिससे उसको हिलने में आसानी होती है। दिस इज द किंगडम ऑफ प्रोटेस्टा, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के ऑर्गेनिजम्स। इसमें अमीबा आता है और पैरामोशियम आता है, दो सबसे फेमस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर ऑल प्रोटेस्टा। नेक्स्ट थर्ड किंगडम इस फंगी या फंगाई या फंजी जो बोलना है, बट फंगस जो होती है, दैट्स अ थर्ड किंगडम। ना वो प्रोटिस्टा है ना वो मोनेरा है, उनका खुद का किंगडम है, बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉपिक। पहला ग्रुप ऑटोट्रॉपिक होता था, बट दीज आर प्योरली हेट्रोट्रॉपिक, मीनिंग दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। Second point, they are eukaryotic. Third, they eat dead and decaying organism and hence they are called saprophytic. तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा।
कहाँ से लाएंगे? डेड बॉडीज में से। फंगस ऑलवेज ईट्स ओनली डेड बॉडीज। फंगस को सड़ा हुआ एप्पल, सड़ा हुआ बनाना, सड़ा हुआ टमाटर, पुराना पानी में गीला हुआ प्लाईवुड या पुराना लकड़ा सब चलेगा। ब्रेड जो पुराना हो गया, बिकॉज इट ईट्स ओनली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। उसको फ्रेश एप्पल दो तो वो ग्रो करेगा नहीं। दैट्स वाई फंगस इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब सड़ा हुआ मरा हुआ खाना खाना। दे कैन बी मल्टी सेलुलर। पिछले दोनों ग्रुप यूनिसेलुलर थे, दे कैन बी मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम इज अ फंगस and it is made up of millions of cells. They have a cell wall. पहले सबके पास नहीं थी, इस पूरे ग्रुप के पास सेल वॉल है। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ टफ शुगर कॉल्ड चिटिन। चिटिन नाम का एक स्पेशल शुगर होता है जिससे इनके सेल्स की वॉल बनती है, विच आर स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलम, अगैरिकस। ये सब अलग अलग टाइप के फंगस के नाम्स हैं। हजारों फंगस होती है अलग अलग टाइप की, ये तो सिर्फ 5 नाम है। समटाइम्स फंगस लिव्स इन अ परमानेंट कॉम्बिनेशन विद ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे पुराने किंगडम का पार्ट है, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ फंगस कॉम्बिनेशन में जिंदा रहती, साथ में जिंदा रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज लिविंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर, बट तुम सेम नहीं हो, तुम अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत 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 बड़ी भैंस होती है और वो भैंस के साथ सिम्बायोसिस में कौन होता है? एक छोटी सी स्पैरो। ये छोटी सी स्पैरो लिटरली भैंस के नाक में से कीड़े निकालती है और खाती, और भैंस कुछ नहीं बोलती क्योंकि दिस इज सिम्बायोसिस। भैंस लव्स द स्पैरो बिकॉज भैंस के नाक के कीड़े स्पैरो खा जाती। गुस्से वाली, दैट्स कॉल्ड सिम्बायोसिस। फंगस प्लस ब्लू ग्रीन एल्गे को लाइकेन बुलाते हैं। Lichen is a combination of fungus and blue-green algae, and lichens grow on the bark of trees with brown, grey and green patches. Kingdom fungi या fungi या fungi के फोटोज देखो तो सब मशरूम्स के फोटो दिखेंगे, बिकॉज मशरूम इज द मोस्ट पॉपुलर फंगस। बट अपार्ट फ्रॉम मशरूम कहीं पे भी काले ग्रीनिश धब्बे पड़ जाते हैं बारिश में स्पेशली, तो वो फंगस है। लकड़े के ऊपर, लेदर के ऊपर, लॉट ऑफ प्लेसेस फंगस कैन बी क्रिएटेड। इट इज अवेलेबल इन थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी। वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फूड, और शायद सोने से भी ज़्यादा महंगा है, मोर देन गोल्ड, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मशरूम। सर्च अबाउट इट, रीड मोर अबाउट इट, और उसका रेट निकालो रुपीज़ में, तो पता चलेगा कि द वर्ल्ड इज अ मैड प्लेस। एनीवेज, दीज ब्यूटीफुल मशरूम्स दे कैन बी पॉइजनस ऑल्सो। ब्रेड के ऊपर उगने वाला भी फंगस होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है फंगस से। सो फंगस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, which creates the fungi kingdom. But fungus, when lives in combination with blue-green algae, it's called lichen. और lichen कैसे दिखते हैं? धब्बे, green, grey, brown patches on tree trunks. This dhabbas is blue-green algae living in combination with fungus. That's the third kingdom. So we have done 3 short notes. Short note on kingdom fungi, short note on kingdom protista, and short note on kingdom monera. रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे, उसमें से 3 समाप्त। अब प्लांट एंड एनिमल 2 किंगडम बचते।
प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है यहाँ पे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट पता होना चाहिए. प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर, एनिमल्स आर ऑल्सो मल्टीसेल्युलर. Plants are eukaryotes, animals are also eukaryotes. But the biggest difference is plants have a cell wall, animals do not have a cell wall. Plants can make their own food, autotrophic. Animals cannot make their own food, heterotrophic. ये देख लो. This is 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये चार्ट तुम्हें होमवर्क में 2 बार लिखना है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चार्ट. मेरे द्वार पे एक ऑर्गेनिज्म आया और उसने नॉक किया, नॉक नॉक, हुज देयर? ऑर्गेनिज्म एक्स वाई. मैंने पूछा क्या है, तो बोले मेरे को क्लासिफाई कर दो, मेरे को करेक्ट पोजीशन पे रख दो. करेक्ट पोजीशन पे रखने के लिए मुझे करेक्ट क्वेश्चन पूछना पड़ता है, और करेक्ट क्वेश्चन सबसे पहला है, डू यू हैव अ न्यूक्लियस? उसने कहा नहीं, तो मैंने उसको डाल दिया प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में, जहां पे सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. एंड दैट किंगडम which contains prokaryotic unicellular organism is called Monera. तो फर्स्ट किंगडम मोनेरा. बट उसने जवाब दिया है ना, न्यूक्लियस तो है. ओके, न्यूक्लियस है मतलब वो यूकैरियोट है. तो मैंने पूछा, आर यू सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर? आर यू यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? अगर वो यूनिसेलुलर बोलेगा तो मैं उसको ये ग्रुप में डाल दूंगा, प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 2, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. बट उसने कहा नहीं नहीं, मैं मल्टी सेलुलर हूं, आई एम मेड अप ऑफ मेनी मेनी सेल्स. तो फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने उसको नेक्स्ट सवाल पूछा, क्या तेरे पास सेल वॉल है क्या? डू यू हैव सेल वॉल? उसने कहा नहीं. सेल वॉल नहीं है तो एनिमल है, छोटा हो या बड़ा. somebody without a cell wall is animal. बट उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास सेल वॉल है. ओके, तो अगर तुम्हारे पास सेल वॉल है तो आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तुम अपना खाना खुद बनाते हो? उसने कहा नहीं, आई डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, आई डोंट मेक माई ओन फूड. ही वॉज पुट इन द थर्ड किंगडम, फंगी. लेकिन अगर उसने हाँ कहा होता, आई कैन मेक फूड, तो उसको हम प्लांट्स में रख देते. दैट्स कॉल्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस चार्ट हैज टू बी बाय हार्ट. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल. और दुनिया में जब लाइफ शुरू हुई तो लाइफ इसी सीक्वेंस में डेवलप हुई. मोनेरा केम ऑन दिस प्लैनेट फर्स्ट, देन दे डेवलप्ड इनटू प्रोटिस्टा, फर्दर डेवलप्ड टू फंगी, then they developed into plants, and then animals came.